नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए जीवन का लेखा जोखा। रात गहरी नींद में नीता के शरीर पर अचानक ही अनमोल का एक हाथ जोर से आकर गिरा तो वह घबरा कर उठ बैठी। मुश्किल से घंटा डेढ़ घंटा पहले उसको नींद आई होगी। वह कुछ पल को तो स्तब्ध और हक्की बक्की सी रह गई कि अचानक यह हुआ क्या। ड्रेसिंग रूम में लगे 0 वाट के बल्ब की रोशनी उसके कमरे में बहुत हल्की हल्की पहुंचती थी। नीता ने तेजी से उठकर अपने बेड साइड पर लगे हुए ट्यूबलाइट के स्विच को ऑन किया तो उसका चेहरा एकदम फक पड़ गया। नीता ने जैसे ही आड़े पड़े हुए अनमोल को सीधा किया तो उसकी चीख ही निकल गई। अनमोल ने अपनी कलाई पर किसी धारदार चीज से कट लगाया हुआ था। बिस्तर पर बिखरे हुए खून को देखकर नीता बुरी तरह घबरा गई। उसने जल्दी से ड्रॉअर खोलकर बैंडेज निकाली और उसे टाइट करके अनमोल के हाथ पर 2-3 जगह से बांध दिया ताकि बहते हुए खून का बहाव कम हो सके। अनमोल की इस गलत हरकत से नीता कुछ ज्यादा ही सकपका गई क्योंकि उसकी दृष्टि में किसी भी समस्या का समाधान खुद को खत्म करना नहीं होता। उसने घबराहट में बेसुध पड़े हुए अनमोल को तेज आवाज में पुकार कर बोलना शुरू कर दिया। अनमोल, अनमोल, यह क्या किया है आपने? होश में आइए। अनमोल, होश में आइए। अनमोल के जवाब न देने से नीता की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ रही थी। रात के सन्नाटे में गूंजती हुई माँ की आवाजों को सुनकर उनकी 11 वर्षीय बेटी निकिता भी कमरे में दौड़कर पहुंच गई। जैसे तैसे नीता ने एम्बुलेंस को बुलाया। अस्पताल के स्टाफ और घर के नौकर की मदद से अनमोल को एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। एम्बुलेंस में ही नीता अपने साथ निकिता को भी लेकर रवाना हो गई। नीता बार बार अनमोल का हाथ पकड़कर उसकी नब्ज टटोल रही थी, पर घबराहट में उसको नब्ज नहीं मिल रही थी। वह अनमोल को बराबर आवाजें देकर उसके आंख खोलने का इंतजार कर रही थी। आप ठीक तो हो ना? अनमोल, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। प्लीज बोलिए, कुछ तो बोलिए। माँ की आंखों में आंसू देखकर मासूम निकिता ने भी रोते हुए अनमोल को पुकारना शुरू कर दिया। पापा, प्लीज एक बार अपनी आंखें खोलिए, प्लीज। तभी अचानक अनमोल ने अपनी हल्की सी आंख खोलकर दोनों की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोला, तुम सब मुझे मरने क्यों नहीं देते? और कितना अपमानित करोगे? मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। इस तरह की नाखुश जिंदगी जीने से तंग आ चुका हूँ। अपनी बात बोलते बोलते अनमोल अचानक ही सुबकने लगे और उन्होंने आंखें बंद कर ली। नीता ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। निकिता के पुकारते ही अनमोल का आंखें खोलकर बोलना, मगर नीता के पुकारने पर कोई प्रतिक्रिया न देना उसको असमंजस में जरूर डाल गया था। अस्पताल पहुंचते ही नीता तेजी से एम्बुलेंस से उतरी और निकिता का हाथ थामकर अस्पताल के रिसेप्शन की ओर दौड़ पड़ी। उसने रिसेप्शन पर अनमोल के सभी विवरण दिए और जरूरी औपचारिक पेपर साइन किए। तब तक अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ अनमोल को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर लिटाकर आईसीयू में पहुंच गया। नीता रिसेप्शन से हटी तो उसे अनमोल का पीए अमित आता हुआ दिखा, मगर चिंताओं से घिरी नीता की उससे कोई बात नहीं हुई। नीता ने आईसीयू के बाहर बैठकर भगवान को याद करना शुरू किया ही था कि अचानक माँ के फोन की घंटी बल्कि होते देखकर नीता ने फोन लिया। कुछ भी बताने से पहले उसके शब्द कुछ सेकंड को मुंह में ही कैद होकर रह गए। हिम्मत बटोरकर उसने कहा, माँ, आज अनमोल ने खुद को खत्म करने की कोशिश की। घर में वह सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। आपको हमारे पास ही होना चाहिए था। आप जल्द ही वापस लौट आइए। मैं अनमोल को नहीं संभाल पाऊंगी। अपनी बात बोलकर नीता फूट फूट कर रोने लगी। वह अभी तक अपनी घबराहट पर काबू नहीं कर पाई थी। माँ बेटे के तार शायद कुछ इस तरह जुड़े थे कि उनको आभास हो गया था। तभी सवेरे 4 बजे उन्होंने फोन किया। नीता को परेशान महसूस कर माँ धीमी आवाज में बोली, बहुत बुरा ख्वाब देखा था बेटा। काफी देर तक जब वापस नींद नहीं आई तो सोचा फोन ही लगा लूं। खुद को संभालो।
मैं और तुम्हारे पापा जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं। कानपुर से लखनऊ बहुत दूर नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। उम्मीद मत छोड़ना बेटा। निकिता कहाँ है? निकिता मेरे पास है माँ, उसको घर में अकेला कैसे छोड़ती। नीता की बात सुनकर माँ ने राहत की सांस ली। आज नीता को माँ की भर्राई हुई कंपनों से भरी आवाज कुछ कुछ अपनी ही आवाज लगी। कल ही तो माँ पापा लखनऊ से कानपुर गए थे। अनमोल की बड़ी बहन सीमा का ससुराल वहां था। शायद अनमोल माँ पापा के घर से जाने का ही इंतजार कर रहे थे। तभी तो उनके निकलते ही उसी रात अनमोल ने आत्महत्या का प्रयास किया। लगभग 3 घंटे बाद आईसीयू का स्टाफ नीता को थिएटर से अपनी ओर आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह नीता के पास पहुंच रहा था, नीता की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। उसके नजदीक पहुंचते ही नीता ने निकिता का हाथ कसकर थाम लिया। उस पल नीता को लगा मानो उसकी सांसों ने भी अनमोल की सांसों की तरह साथ छोड़ दिया हो। तभी स्टाफ ने नीता को आवाज दी, मैडम, आपका मरीज अब ठीक है। जब डॉक्टर्स आपको मिलने की अनुमति दे देंगे, मैं आपको आकर बता दूंगा। आप चाहें तो अस्पताल में लिए हुए कमरे में आराम कर सकती हैं। स्टार की बात सुनकर नीता की जान में जान आई और उसने एक गहरी सांस ली। पर वह साथ ही साथ बुदबुदा भी गई, अनमोल मरीज ही तो है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति अपनी जीत पूरी करवाने के लिए ऐसा कृत्य करता है तो उसे मरीज ही कहेंगे। नीता के हिसाब से अच्छे माँ पापा, खूब रुपया पैसा, आलीशान घर और प्यारी सी बेटी साथ थे। फिर कमी कहाँ थी? अनमोल की तबीयत में सुधार होने की इत्तला मिलते ही नीता थोड़ा सोचने की स्थिति में आ गई थी। कमरे में जाने से पहले उसने आईसीयू के बाहर लगे कांच से अनमोल को देखा। दूर से मॉनिटर पर अनमोल की चलती हुई सांसों को देखकर नीता को थोड़ी राहत मिल गई थी, वरना रात बिस्तर पर बिखरे हुए खून को देखकर वह अजीब सी हदसत में आ गई थी। हादसे के बाद तो उसको महसूस हो रहा था कि वह पूरी तरह सांस नहीं ले पा रही है। एक अव्यक्त सा शून्य उसके अंदर फैल गया था। नीता ने सबसे पहले निकिता को अस्पताल की कैंटीन में ले जाकर सैंडविच खिलवाया और खुद एक बड़ा मग कॉफी ली। काफी घंटों से चल रही दिमागी मशक्कत ने उसे बहुत थका दिया था। उसके सोचने समझने की क्षमता भी शिथिल हो चुकी थी। सैंडविच खाते हुए जब निकिता ने नीता से सवाल पूछा तो वो असमंजस में पड़ गई। नन्ही सी बच्ची को क्या जवाब दे? माँ, पापा ने ऐसा क्यों किया? पापा मर जाने की बात क्यों बोल रहे थे? इज देयर सम अदर वुमन इन हिज लाइफ? मेरे फ्रेंड्स कहते हैं जब ऐसा होता है तभी कोई मरने की कोशिश करता है। निकिता बहुत छोटी नहीं थी। आजकल बच्चे उम्र से पहले बड़े हो जाते हैं। वह भी अपने पापा के सुसाइड करने की वजह खोजने की कोशिश कर रही थी। अभी मेरा मन ठीक नहीं है निकिता, मैं तुम्हारी सभी बातों का जवाब जरूर दूंगी। तुम्हारा खाना खत्म होते ही हम कमरे में चलेंगे। वहां जाकर तुम थोड़ी देर सो जाना बेटा। परेशान मत हो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। नीता ने कुछ समय के लिए निकिता को तो चुप कर दिया, मगर कमरे में पहुंचते ही नीता के अतीत ने पन्ने उलटने शुरू कर दिए। नीता की पीएचडी पूरी होते ही पढ़े लिखे लड़कों के रिश्ते आने शुरू हो गए थे। वह जब लगने का इंतजार कर रही थी कि एक रोज माँ ने उससे कहा, नीता, किसी दूर के परिचित ने एक रिश्ता बताया है। तुम्हारे पापा और मुझे रिश्ता बहुत जच रहा है। लड़का आईआईटी से ग्रेजुएट व एमबीए है। सुनते हैं उसका साल भर का पैकेज लगभग 1 करोड़ का है। लड़का दिखने में भी हैंडसम है। तुम भी फोटो देख लो। पहले फोन पर बात करना, अगर तुम्हें बातचीत में सब ठीक लगेगा तभी मिलने जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। माँ पापा को उसके पैकेज से ज्यादा दोनों के मन मिलने की प्राथमिकता थी। आखिरकार उनकी बेटी भी बहुत पढ़ी लिखी और इकलौती संतान थी। नीता की अनमोल से फोन पर 2-3 बार बात हुई। उसे बातचीत करने में जब अनमोल अच्छा लगा, तब ये अनमोल व उसके घर वालों से मिलने इलाहाबाद से लखनऊ पहुंचे। अनमोल का पुश्तैनी घर बहुत आलीशान था। उसके माँ पापा भी उन्हें बहुत मिलनसार व प्यार करने वाले लगे। चाय नाश्ते के बाद अनमोल की मम्मी ने अनमोल से कहा,
बेटा, तुम दोनों चाहो तो पास वाले कमरे में जाकर एक दूसरे से बातें कर लो, ताकि हम तुम दोनों के भविष्य के लिए किसी निर्णय पर पहुंच सके। अनमोल के माँ पापा बहुत सुलझे हुए इंसान थे। उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया, पर अनमोल से मिलने के बाद नीता को उसके व्यवहार में कुछ ऐसा था जो समझ नहीं आया। दोनों एक दूसरे के साथ 2 घंटे बैठे, पढ़ाई लिखाई, करियर और भविष्य से जुड़ी योजनाओं पर बहुत तसल्ली से बातें हुई। पर विदा लेते समय नीता बहुत सकारात्मक तरंगों के साथ नहीं उठी। साथ ही उसको अनमोल का ड्रेसिंग सेंस भी कुछ अटपटा सा लगा। वहां से लौटते समय उसने पापा मम्मा से कहा, माँ, सब कुछ ठीक है, पर कुछ है जो मुझे समझ नहीं आया। मुझे उनका ड्रेसिंग सेंस अजीब लगा। हालांकि हर एक का अपना ड्रेसिंग होता है। हो सकता है उन्हें मेरा ड्रेसिंग अजीब लगा हो, पर अजीब माने। बेटा, जो बच्चे आईआईटी या ऑल इंडिया जैसे संस्थानों में पढ़ते हैं, बहुधा उनकी कुछ बातें समझ नहीं आती। ऐसा लोग कहते हैं। माँ ने अपना पॉइंट रखकर उस बात को वहीं खत्म कर दिया। फिर वह आगे बोली, उसके मम्मी पापा से मिलकर अच्छा लगा। बहुत नेक व भले हैं। बोल रहे थे बच्चे एक दूसरे को पसंद कर ले तो 2 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकलवा लेंगे। नीता को भी अनमोल के माँ पापा से मिलकर अच्छा लगा था, पर आज के हादसे के बाद नीता असमंजस में थी कि उसने शादी के लिए हाँ क्यों और कैसे कर दी थी, जबकि अनमोल का व्यक्तित्व कुछ प्रश्न खड़े कर रहा था। उसे हाँ करने से पहले थोड़ा समय और लेना चाहिए था। सही कहते हैं लोग, शादी जुआ है। लिखे हुए भाग मति भ्रमित कर देते हैं। दीपावली से कुछ दिनों पहले दोनों का विवाह बहुत धूमधाम से हो गया। विवाह के बाद कुछ साल बहुत अच्छे निकले, सिवाय अनमोल की कुछ आदतों के जो अक्सर नीता को परेशान करती थी। वह अनमोल से कहती भी थी, अनमोल, तुम इतनी बड़ी कंपनी में हो, थोड़े डिसेंट कपड़े पहनोगे तो और भी ज्यादा हैंडसम लगोगे। इतने बड़े बड़े फूलों वाले शर्ट्स और फ्लेयर्ड पैंट, मुझे इस तरह के कपड़े बहुत अजीब लगते हैं। तुम्हारे बोलने का अंदाज भी कभी कभी क्यों बदल जाता है। नीता की बात सुनकर अनमोल कुछ इस तरह हंसता कि नीता खौफ में आ जाती। नीता ने सुन रखा था कि हर स्त्री में कुछ पुरुष के गुण होते हैं और पुरुषों में स्त्री के गुण। अनमोल की हंसी में उसके अंदर की स्त्री जब खिलखिलाती तो वह उसके कपड़ों से बहुत मेल खाती थी। नीता की बात पर अनमोल खिलखिलाकर हंसता और अपने कंधे उचकाकर कहता, नीता, तुम्हें मेरे कपड़े पहनने का स्टाइल अच्छा नहीं लगता तो न लगे, पर मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जहां तक बोलने का सवाल है, मैं ऐसा ही हूँ। जैसा भी हूँ वैसा ही अपनाना पड़ेगा तुम्हें। कभी नहीं बदल पाऊंगा खुद को। माँ ने बहुत कोशिश की, पर रहा ना डिट्टो वैसा ही। अब तो हमारे बच्चा भी होने वाला है। तुम खुश रहा करो बस। उसके होने के बाद खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। इस तरह की बातें करके अनमोल नीता का ध्यान उन बातों से हटवा देता। पर अनमोल जिस तरह तैयार होकर ऑफिस जाता, नीता को हमेशा ही खटकता था। नीता को लगता था अनमोल शायद समय के साथ बदल जाए। नीता ने शादी के 1 महीने बाद ही कंसीव कर लिया था। कंसीव करने के बाद नीता को एक अनजान खौफ ने घेर लिया था कि कहीं बच्चा भी अनमोल जैसा न हो जाए। समय आने पर बेटी निकिता ने जन्म लिया। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। समय के साथ बहुत कुछ बदला। अगर नहीं बदला तो वह अनमोल था। समय की तेज रफ्तार में शादी के बाद 8 साल गुजर गए। नीता बार बार निकिता की आदतों को ध्यान से देखती, कहीं वह अनमोल जैसी तो नहीं हो रही। अनमोल अधिकतम समय ऑफिस में ही रहता था। समय के साथ दोनों के बीच बातचीत कम हो गई थी। 5 साल नौकरी करने के बाद अनमोल ने अपनी फर्म खोल ली, जिसमें उसने बहुत रुपया पैसा कमाया। नीता को उसकी आदतों की थोड़ी थोड़ी आदत होने लगी थी। इतने साल साथ रहने से उसका जुड़ाव अनमोल के साथ हो गया था, पर वह अनमोल से प्यार कभी भी नहीं कर पाई। नीता ने अनमोल के हाव भाव को देखते हुए अगला बच्चा न करने का निर्णय ले लिया था। अनमोल जब भी स्नान करने जाता कमरा अंदर से बंद कर लेता था। शायद उस रोज वह अपना कमरा बंद करना भूल गया था।
नीता जैसे ही कमरे में अचानक पहुंची, अनमोल नहाकर नीता की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। उसने नीता का बाथरूम अपने ऊपर लपेटा हुआ था और वह शीशे के सामने खड़ा होकर नीता के जेवर पहन रहा था। यह सब देखकर नीता के हाथों में जो तह किए हुए कपड़ों की गड्डी थी, वह उसके हाथों से अनायास ही छूट गई और वह लगभग चीखते हुए अनमोल से बोली, यह क्या कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अभी तक सोचती थी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस ही गड़बड़ है, पर तुम तो पूरे ही गड़बड़ हो। हट जाओ मेरे सामने से। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा आ रहा है तो करो ना गुस्सा। किसने रोका है तुम्हें? ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने जो तुम इतना जोर से बोलने लगी? मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा लगता है मुझे यह सब करना। तुम्हें नहीं देखना तो आंखें बंद कर लो। अपना राज खुलता हुआ देखकर अनमोल ने बहुत ढिठाई से जवाब दिया। दोनों के बीच बढ़ती लड़ाई की आवाजें जब माँ के कमरे तक पहुंची तो वह दौड़कर अनमोल के कमरे में आ गई। उन्होंने अनमोल को डांट लगाते हुए कहा, क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ऐसी हरकतें नहीं करोगे। आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, इतने लोग तुम्हारे अंडर काम करते हैं, फिर क्यों? प्यारी सी बेटी है तुम्हारी और नीता जैसी सुघड़ पत्नी भी। माँ की बात सुनकर अनमोल एक अरसे बाद ठीक वैसे ही हंसा, जिस हंसी को सुनकर नीता खौफ में आ गई थी। नीता माँ से सटकर खड़ी हो गई। अनमोल ने माँ से कहा, माँ, मैंने आपकी वजह से यह शादी की थी। नहीं करनी थी मुझे शादी, पर शायद आपको लगता था शादी होने से मैं ठीक हो जाऊंगा। सालों साल पहले मैंने कहा था ना, मुझे लड़की बन जाने दो। आप और पापा ही मेरे पीछे पड़ गए और कसम ले ली। मुझे अच्छा लगता है लड़कियों की तरह रहना, उनकी तरह के कपड़े पहनना। माँ, तुम्हारा बेटा लड़का नहीं लड़की बनकर पैदा होना चाहिए था। अपनी बात बोलकर अनमोल फिर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में कोई अपराध बोध नहीं था। उस रोज नीता ने अनमोल को छोड़ने का पक्का निर्णय ले लिया था। इस घटना के वक्त नीता ईश्वर का लाख लाख शुक्र मना रही थी कि निकिता स्कूल गई हुई थी। अनमोल को छोड़ने का ख्याल उसके मन में पहले भी कई बार आया था, पर अनमोल अपने उन्माद से निकलने के बाद नीता और माँ पापा से माफी मांग लेता था। अनमोल के बदले व्यवहार का लिहाज कर वह चुप रह जाती थी। आज नीता को महसूस हो रहा था कि पहले भी इस तरह की हरकत अनमोल अधिक चौकन्ना होकर या छिप कर करता होगा। उस रोज भी माँ से बात करने के बाद अनमोल तो सामान्य होकर ऑफिस चला गया, पर नीता को बेचैन कर गया था। रात अनमोल के साथ सोने में नीता बहुत डरी हुई थी। उसको दिन भर की थकान के बाद भी नींद नहीं आ रही थी। नीता को रह रहकर अनमोल की हंसी याद आ रही थी। अनमोल का व्यवहार उसको वितृष्णा से भर रहा था। उसने अपने मम्मी पापा को भी सभी बातें विस्तार से बता दी थी। अभी तक अनमोल का यह राज नीता से छिपा हुआ था, पर राज खुलने के बाद वह सामान्य दिख रहा था। तभी माँ पापा के शहर से बाहर जाते ही उसने यह निर्णय लिया। अब माँ पापा भी कानपुर से वापस आ गए थे। माँ ने जब नीता को परेशान देखा तो उन्होंने नीता का हाथ अपने हाथों में लेकर पहली बार अनमोल के बारे में बताना शुरू किया। बेटा, जब अनमोल 9-10 साल का था, तब सीमा के कपड़े पहनने की जिद करता था। कभी उसके सिर पर लगाने वाली रंग बिरंगी पिनों को अपने बालों में लगा लेता, कभी उसकी चप्पलों को पहनकर सारे घर में दौड़ता। मेरे और पापा के गुस्सा करने पर बोलता, दीदी भी तो पैंट शर्ट पहनती है, तो मैं उनके कपड़े क्यों नहीं पहन सकता? उसके दलीलें देने पर हम चुप हो जाते। तुम्हारे पापा के एक डॉक्टर मित्र हैं, हमने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा, अक्सर घर में बड़ी बहन होने से लड़के उनकी आदतों का अनुसरण करने लगते हैं। तभी आपने देखा होगा कि लड़के या लड़कियां वाक्यों को बोलते समय लिंग का अंतर नहीं कर पाते। आप उसकी इन आदतों को बस हतोत्साहित करिए, सब समय के साथ ठीक हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर हम निश्चिंत हो गए। आज माँ की आंखों से झांकती हुई नमी में
उनकी लाचारी झलक रही थी। वह आगे बताने लगी, अनमोल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। हर क्लास में टॉप करता था। जब उसको पता चल गया कि हम उसको किन बातों पर टोकने वाले हैं, तो वह शायद बहुत चौंकाना हो गया था। उसके बाद हमको उसकी कोई भी ऐसी हरकत नजर नहीं आई। अनमोल के बारे में बताते बताते न जाने कितनी बार माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। पापा भी साथ में बैठे थे, पर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जब माँ बहुत भावुक हो गई तो पापा नीता से बोले, नीता बेटा, हमने सुन रखा था ऐसे जीनियस बच्चे थोड़ा अलग होते हैं, ज्यादा टोका टोकी करने पर गलत निर्णय भी ले लेते हैं। तुम्हारी माँ और मैं हमेशा ही डरते थे कहीं हमारी ज्यादा टोका टोकी से कुछ गलत न हो जाए। आपने फिर कभी डॉक्टर से बात की? बहुत से परिचित डॉक्टर से बात की। सभी ने कहा बेटे का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, जब बीजी हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक बार घर से क्या निकला कि 8-9 साल बाद लौटा। इंजीनियरिंग के बाद मैनेजमेंट कोर्स करने के कारण बहुत अच्छी जॉब मिल गई। हमने सोचा सब ठीक ही होगा। हम दोनों बहुत निश्चिंत हो गए थे। तभी तो हमने शादी के लिए लड़की की तलाश की। हालांकि अनमोल ने बस एक बार ही बगैर वजह बताए शादी करने के लिए मना किया था। मगर हमको लगा बेटा कमाने लगा है तो हमारी यह जिम्मेदारी भी पूरी हो जाए। पापा के चुप होते ही माँ ने अपनी बात पुनः शुरू की। आज अनमोल ने जो भी किया है, पूरा का पूरा अतीत एक बार उलट गया बेटा। हमने बहुत समय दिया था अनमोल को, सीमा को भी उतना समय कभी नहीं दिया। शायद अनमोल की बातें समझने में हमसे भूल हो गई। शायद अनमोल की बातें समझने में हमसे भूल हो गई। समय के अदृश्य लेखे जोखे को कौन देख पाया है बेटा? आज मैं और पापा तुम्हारे अपराधी हो गए हैं। तुम्हारे हर निर्णय में हम दोनों साथ हैं बेटा। बस निकिता को हमसे दूर मत करना। हमारे घर का इकलौता बच्चा है यह। अपनी बात बोलकर माँ ने नीता का ज्यों ही हाथ पकड़ा, दोनों की आंखों से आंसू उतर पड़े। नीता माँ की पीड़ा नहीं समझती तो कौन समझता। अब वह भी तो एक बेटी की माँ थी। इतनी बड़ी औलाद को कुछ भी समझाना सच में बहुत टेढ़ी खीर था। बाहर वालों के लिए अनमोल बहुत समझदार था। अब तो अस्पताल के कमरे में बैठे हुए काफी घंटे गुजर चुके थे। तभी अस्पताल के स्टाफ ने आकर बताया कि हम मरीज से मिल सकते हैं। सभी अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गए। माँ ने नीता को हिम्मत दी और कहा, चलो अनमोल को देख आएं। आईसीयू के कमरे में अनमोल ने सभी को खड़े देखा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शून्य में ताकता रहा। अगले दिन उसको भी कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। माँ और नीता ने ज्यों ही कुछ बोलने का सोचा, वह खुद ही एक दृष्टि सोई हुई निकिता पर डालकर बोला, बहुत सोच चुका हूँ आप सबके मन के हिसाब से। मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। अब मैं और घुट घुट कर नहीं मर सकता। माँ पापा, आप दोनों का दबाव, फिर नीता का, बस अब और नहीं। मैं अपना सेक्स चेंज करवा रहा हूँ। मुझे नीता से डिवोर्स लेना है। आप दोनों चाहे तो नीता को अपने साथ रख सकते हैं। मैं अब अमित के साथ रहूंगा। अपनी बात बोलकर अनमोल करवट लेकर लेट गया। आज पहली बार नीता ने पापा की आंखों में आंसू देखे। अनमोल अपने साथ अमित को देश विदेश में होने वाली हर मीटिंग में लेकर जाता था। आज तीनों के सामने यह भेद भी खुल गया था। पापा ने नीता और माँ से कहा, 45 साल के आदमी को अब कोई नहीं समझा पाएगा। ऐसा आदमी जिसके पास बहुतायत में रुपया हो और वह अपनी मनमानी के लिए कुछ ज्यादा ही स्वच्छंद हो जाता है। अनमोल, तुम्हारा जो मन आए करो, बस एक बात ध्यान रखना, हम नीता और निकिता के साथ हैं। हमें भी अब कहीं न कहीं तुम्हारे लिए सोचने की आदतों पर पूर्ण विराम लगाना ही होगा। आखिरी वाक्य बोलते ही पापा की आवाज भर्रा गई और वह कमरे से बाहर निकल गए। उस दिन के बाद न तो पापा अस्पताल आए, न माँ को उन्होंने आने दिया।
माँ और पापा इतना कुछ बोल चुके थे कि नीता को अब कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। गुजरे हुए सालों में वह इतना आहत हो चुकी थी कि वह भी अब इस पीड़ा से निकलना चाहती थी। अनमोल का यह फैसला भी शायद अपनी मनमानी करवाने के लिए था, क्योंकि अनमोल के अस्पताल में भर्ती होने के बाद से ही अमित आईसीयू के बाहर बैठा था। चूंकि नीता की उससे कभी बात नहीं हुई थी, उसने अमित की उपस्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया। दोनों के बीच औपचारिक सी नमस्ते हुई थी बस। होश में आते ही अनमोल ने घर वालों की बजाय अमित को ही सबसे पहले मिलने के लिए बुलवाया। नीता को अब किसी भी बात से कोई चोट नहीं पहुंच रही थी। नीता से डिवोर्स लेने के लिए अनमोल ने कंपनसेशन में 10 करोड़ रुपया दिया और काफी रुपया माँ पापा के भी बैंक में ट्रांसफर किया, ताकि उनको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं आए। इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करने में लगभग 1 साल लगा। इस बीच अनमोल ने अपना सेक्स भी बदलवा लिया। जब वह कोर्ट में आया तो सलवार सूट पहना हुआ था। उसके साथ अमित भी था। अब अनमोल ने अपना नाम अनन्या कर लिया था। अनमोल को इस रूप में देखकर नीता व माँ पापा की आंखें भाव शून्य हो गई। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 2 दिन बाद ही अनमोल ने घर छोड़ दिया था। निकिता ने जब अपने पापा को एक लंबे अरसे तक नहीं देखा, तो उसने नीता के आगे प्रश्नों के अंबार लगा दिए थे। आखिरी बार अनमोल जब घर सबसे मिलने घर आया तो उसने जींस और टॉप पहना हुआ था। निकिता अपने पापा के गले लगकर बोली, पापा, आप कहाँ चले गए थे? आई मिस्ड यू अ लॉट। मुझे छोड़कर मत जाइए कभी। निकिता की बात सुनकर अनमोल ने कहा, अभी मुझे बहुत दूर जाना है बेटा। जब बड़ी हो जाओगी तब मिलूंगा। शायद निकिता से उसका मुंह जुड़ा था, तभी उसने उसकी भावनाओं का ध्यान रखा। वह सलवार सूट या अन्य और कोई ड्रेस नहीं पहनकर आया। नीता भी अनमोल के साथ अपनी जीवन यात्रा पर पूर्ण विराम लगा चुकी थी। यह सच है, सभी को अपनी तरह से जीने का अधिकार है, पर किसी को किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का भी अधिकार नहीं है। भविष्य के बारे में बहुत सोचकर निर्णय लेना भी किसी के बस में नहीं होता, और वक्त स्वीकारोक्ति के अलावा विकल्प नहीं देता। नीता से गले मिलते समय अनमोल ने उससे कहा, अच्छी पत्नी थी तुम। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूँ। मुझे माफ कर सको तो माफ कर देना। नीता के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। जिस व्यक्ति के गले लगकर उसने अपनी जिंदगी शुरू की थी, यह उसका आखिरी स्पर्श था। जाने से पहले माँ पापा को गले लगाते समय अनमोल बोला, आप में से किसी को भी जीवन में रुपयों पैसों की जरूरत हो, मुझे फोन कर देना, ट्रांसफर कर दूंगा। माँ, आपका बेटा बनकर नहीं रह पाया, बेटी के रूप में स्वीकार कर सको तो मिलने जरूर आऊंगा। आप लोगों के साथ रहा तो आप दोनों को हर रोज पीड़ा होगी। मैं बस यही नहीं चाहता। माँ पापा का घर छोड़ते समय अनमोल फूट फूट कर रोने लगा था। अब नीता भी जल्द से जल्द निकिता को इस माहौल से दूर हिंदुस्तान के बाहर ले जाना चाहती थी। नीता हाल फिलहाल निकिता के सभी प्रश्नों से बचना चाहती थी। सिंगापुर की टिकट करवाते समय निकिता ने नीता से पूछा, माँ, हम सिंगापुर क्यों जा रहे हैं? नीता ने उससे सिर्फ इतना ही कहा, तुम्हारी बेटर एजुकेशन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। जब बड़ी हो जाओगी सब बताऊंगी। अभी बहुत छोटी हो, सभी बातें तुम्हारी समझ नहीं आएंगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ भी आधा अधूरा समझो। तुम्हारे बाबा दादी हमारे इस निर्णय में साथ हैं, उन्हें हमेशा बहुत प्यार करना। निकिता ने फिर अपनी माँ से पूछा, और पापा, उनके लिए क्यों कुछ नहीं बोलती आप? मैं नहीं रह सकती पापा के बिना। क्या आप पापा को छोड़कर जाना चाहती हैं, या पापा आपको छोड़ना चाहते हैं? पापा और बाबा दादी हमारे साथ क्यों नहीं जा रहे? अभी इतने सारे प्रश्न मत पूछो निकिता बेटा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। बस यह समझ लो, तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं रहना चाहते, तुम्हारे बाबा और दादी के साथ भी नहीं। घर वालों के काफी प्रश्नों के उत्तर अनमोल देकर गया था।
पर हरेक के कुछ न कुछ प्रश्न अनुत्तरित ही रहे। जीवन का लेखा जोखा ही कुछ ऐसा है। नन्ही निकिता के तो सभी प्रश्न अनुत्तरित थे और उसको उत्तरों जानने के लिए एक लंबी उम्र की यात्रा तय करनी थी। नीता अपनी बेटी को कुछ सालों के लिए उस माहौल से दूर ले जाकर बड़ा करना चाहती थी, ताकि वह सामान्य जीवन जी सके और किन्हीं उलट विचारों में न उलझ जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।